Morning, children. Today we are going to start the third chapter of civics, the Indian Parliament. So before we start with the chapter, let us read out take off. First of all, let's see. India is a dash form of government. So answer will be democratic form of government. The dash makes laws. The parliament makes laws. There are two houses of the parliament. They are upper house, that is Rajya Sabha, and the lower house, that is Lok Sabha. So in the warm up section you can see dad who decide the cost of petrol. So our dad is answering the government, the parliament makes the laws. Means government decides the cost of petrol, but the laws are decided in the parliament. So how are the prices decided by the government? Do petrol costs change often? So all these prices that are decided by the government, that is, first of all, the laws are passed in the parliament, then they become the then the decision is made by the government. Okay. Now here they are telling us about our country कि our country has a long history of monarchy. ठीक है, monarchy means हमारे देश में monarchy रूल होता था और नई अलग अलग डायनेस्टीज़ के रूलर्स हमें रूल करा करते थे. ठीक है, एंशियंट और मेडिवल टाइम्स. और ब्रिटिश रूल के अंडर जो स्टेटस था लोगों का, ना तो उस समय सब्जेक्ट्स का था और ना ही सिटीज़न. बेटा सब्जेक्ट्स कौन होते हैं? जो राजाओं के नीचे होते हैं, प्रजा. ठीक है, सिटीजन्स कौन से होते हैं? जो देश आज़ाद होते हैं उसके नागरिक बोलते थे सिटीजन्स. लेकिन ब्रिटिशर्स के नीचे ना ही कोई सब्जेक्ट था और ना ही सिटीजन्स थे. तो आज के टाइम में क्या है, हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको, हमारे अंदर एक पावर है कि हम उनको इलेक्ट कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और उसके और हमारे बिहाफ पे वो रूल करते हैं. इसमें क्या होता है कि जो पीपल दे हैव द पावर एंड दे एक्सरसाइज दिस पावर थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. गॉट इट. अब आ जाता है बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ कि ब्रिटिशर्स के अंडर कुछ ही लोगों को वोट का अधिकार था और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो ग्रांट हुई है हम लोगों को, दैट वाज हैपेंड ओनली आफ्टर इंडिपेंडेंस. जो एब्सेंस थी हमारे राइट्स की और फ्रीडम्स की ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर, उससे हमें बिल्कुल क्लियर हो गया था कि जो लोग हैं वो ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहते हैं जिसमें कोई लिबर्टी ना हो, जिसमें कोई अधिकार ना हो लोगों के पास, जिसमें कोई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ना हो. ऐसा इंडिपेंडेंट इंडिया में इस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहिए था. तो नेशनल मूवमेंट इस तरह से इस टाइम में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था ताकि वो जो लोग थे उनको एज अ फ्यूचर सिटीजन्स उनको प्रिपेयर करें. जब इंडिपेंडेंस मिल गया, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, दे ग्रांटेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक सेटअप इनटू द इंडिया. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिपेंडेंस के बाद हमें एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक सेटअप दिया. मतलब रिप्रेजेंट करना मीन्स हम लोगों को चुनते थे और वो हमें रिप्रेजेंट करते थे, है ना. तो डेमोक्रेसी होगी ना, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दिया, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक सेटअप दिया. टुडे क्या है, वी हैव द पावर टू इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स हु फॉर्म द गवर्नमेंट एंड रूल ऑन आर बिहाफ. हमारे बिहाफ पे वो रिप्रेजेंटेटिव्स रूल करते हैं, गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं. इसमें क्या है, लोगों के पास पावर है and they exercise this power through elected representatives. Okay, now the next is why election and not selection. कि इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों है, हम कि सीधे किसी को सिलेक्ट क्यों नहीं कर लेते. इलेक्शन में क्या है, इट इन्वॉल्व्स द चॉइस ऑफ लार्ज मेजॉरिटी ऑफ पीपल. ठीक है, बहुत सारे लोग जो है उनकी चॉइस मिल जाती है कि वो किसको इलेक्ट करना चाहते हैं और किस तरह से अलग अलग कम्युनिटीज़ को आपस में अकोमोडेट करते हैं. और ये जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो हमारी मतलब पॉपुलेशन बनाती है हमारे कंट्री के, किस तरह से उन अलग अलग कम्युनिटीज़ को अकोमोडेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं. तो ये मतलब जो लोगों का इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी के जो
ज़्यादातर लोग हैं इसी चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं कि मेजॉरिटी लोग जो है इलेक्शंस में इन्वॉल्व करें और वो अपनी हिसाब से हमें मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करके दें। तो सिलेक्शन के अंदर क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द ओपिनियन ऑफ ओनली फ्यू पीपल, कि कुछ ही लोग आप ओपिनियन दे देते हैं कि ये भाई इसको चूज़ कर लो, है ना, वो फेवरेबल हो जाता है, ठीक है। और वो ज़्यादातर मेजॉरिटी लोगों की विशेज़ के अगेंस्ट भी हो सकता है ना, और कुछ ही, क्योंकि उन्होंने कुछ ही लोगों को फेवर किया है ना। अब इलेक्शंस में क्या होता है, मेजॉरिटी लोग मिलके हमें बताते हैं कि ये पर्सन है, ये राइट पर्सन है गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए। लेकिन अगर कुछ लिमिटेड लोग ही चूज़ कर लेंगे, वो तो अपने जिसका उसका मन करेगा उनको चूज़ कर लेंगे ना, मेजॉरिटी उसमें निगलेक्ट हो जाएगी। नाउ अब गवर्नमेंट जो फॉर्म होती है वो लोगों के अप्रूवल से, उनकी कंसेंट से फॉर्म होती है, ठीक है। और जब इस तरह से प्रूव से करने से, कंसेंट से उनको वो फॉर्म होती है, तो लोगों को उनको सपोर्ट भी मिलता है, ठीक है। अब ये लोग कैसे सपोर्ट शो करते, कैसे अपना अप्रूवल शो करते, थ्रू द इलेक्शंस, है ना, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ये हमारी जो एस्पिरेशंस होती हैं, लोगों ने जिन्होंने चुना होता है, उनकी एस्पिरेशंस, उनकी फेथ, उनका कॉन्फिडेंस, है ना, उनके अकॉर्डिंग ये वर्क करते हैं, ठीक है। और अपना विश्वास हमारे अंदर बना लेते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ पार्लियामेंट। जो इंडियन पार्लियामेंट है उसको हिंदी वर्जन में संसद बोलते हैं, और ये हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी है हमारी कंट्री की। इसको हम यूनियन लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे पूरे कंट्री के लिए लॉज बनाती हैं और इज़ अ सिंबल ऑफ इंडियाज़ डेमोक्रेसी। हमारे इंडिया की डेमोक्रेसी का एक तरह से ये सिंबल है। ये हमारे पार्लियामेंट की ही पावर है कि एज द पीपल ऑफ दिस कंट्री इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु देन एक्सरसाइज पावर ऑन देयर बिहाफ, ठीक है। कि जो हमारे लोग हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, और फिर वही रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे बिहाफ पे अब अपनी पावर का एक्सरसाइज करते हैं। और ये जो पार्लियामेंट है बेटा, ये 2 हाउसेस से बनी है, लोकसभा जिसको हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं, ठीक है, और राज्यसभा जिसको हाउस ऑफ द स्टेट बोलते हैं। और थर्ड कौन है, प्रेसिडेंट। मतलब 2 हाउसेस और प्रेसिडेंट से कंप्राइज्ड होती है हमारी पार्लियामेंट। और यहाँ पे 3 सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के। एक तो बजट सेशन जो फरवरी से लेके मई तक होता है, ठीक है। मॉनसून सेशन जो जुलाई से लेके सितंबर तक होता है, ठीक है। और विंटर सेशन जो नवंबर से लेके दिसंबर तक होता है। तो आप देख लीजिए बेटा, इसमें जनवरी मिसिंग है, यानी कि जनवरी में छुट्टी होगी, ठीक है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर जून की छुट्टी होगी, ठीक है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर उसके बाद आपका अक्टूबर की छुट्टी होगी, नवंबर टू दिसंबर, ठीक है। तो 3 महीने छुट्टी रहती है और बाकी हमारे सेशंस चलते हैं पार्लियामेंट में। देन नेक्स्ट इज़ फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। जैसे हमें पता है बेटा कि हमारा जो पार्लियामेंट इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस, दैट इज़ लोकसभा एंड राज्यसभा। जो लोकसभा है इट इज़ फॉर्म थ्रू जनरल इलेक्शंस, मतलब इलेक्शंस होते हैं हमारे कंट्री में, ठीक है। और ये इलेक्शंस कहाँ होते हैं, क्योंकि हमारा जो कंट्री है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ मतलब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपके जो है रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, और उससे जो जीतता है मेजॉरिटी हो जाती है, वो आपकी एक तरह से वो एक गवर्नमेंट भी बनाती है, ठीक है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो हमारे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का क्या है कि राइट टू वोट ग्रांट होती है हर सिटीजन्स को, ठीक है। जो हमारे इंडिया के सिटीजन्स हैं, एवरीबडी हैज़ गॉट द राइट टू वोट, ठीक है। और जो हमारे एडल्ट सिटीजन्स हैं उनको शक्ति देती है, चाहे वो कोई भी उनके पास एजुकेशन हो, किसी तरह की भी उनके पास इनकम हो, कोई सी भी जेंडर को बिलोंग करते हो, कोई भी सोशल स्टेटस हो, हाई हो लो हो, कोई भी कास्ट को बिलोंग करते हो। तो ये हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट। अब आ जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट के अंदर। पहले डिस्कस करेंगे लोकसभा के बारे में। लोकसभा के अंदर बेटा 545 मेंबर्स होते हैं, और इनमें से जो 543 मेंबर्स होते हैं वो
इलेक्टेड होते हैं, और बाकी के 2 जो होते हैं मेंबर्स वो एंग्लो इंडियंस होते हैं, जो कि प्रेसिडेंट जिनको नॉमिनेट करता है पूरे कंट्री में से, ठीक है, एंग्लो इंडियन, ठीक है। जो हमारा कंट्री है वो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइडेड है, और हर एक में से एक मेंबर इलेक्ट होता है। दैट मीन्स 500 कॉन्स्टिट्यूएंसी मीन्स 543 मेंबर्स आर इलेक्टेड, ठीक है। इन इलेक्टेड मेंबर्स को एमपीज़ बोला जाता है या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। और लोकसभा है, एल फॉर लोकसभा, एल फॉर लोअर हाउस, ऐसे याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। लोकसभा इज़ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बट ये ज़्यादा शक्तिशाली होता है राज्यसभा में, क्योंकि पावर किसके हाथ में है? लोगों के हाथ में, ठीक है। लोग जो हैं डायरेक्टली जो अपने एमपी को इलेक्ट करते हैं, जो एमपीज़ फिर आगे पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं। 2 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और ये वह बहुत ही स्मॉल माइनॉरिटी होती है, और इसको क्योंकि इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, ठीक है। अगर इनको इलेक्शंस में खड़े किया जाए तो इनको शायद रिप्रेजेंटेशंस नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि इनके ये लोग कम हैं, तो उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर लेता है। तो लोकसभा जो है उसको एक फ़िक्स टर्म के लिए इलेक्ट किया जाता है, दैट इज़ फॉर 5 years, एंड इट गेट डिज़ोल्व्ड एट द एंड ऑफ 5th year, ठीक है। और इलेक्शंस के बाद फिर 5 years के बाद फिर इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस होते हैं, और जो फिर से इनको 5 years के लिए इलेक्ट कर लिया जाता है। अब जो हमारी लोकसभा है बेटा, ये कौन इनको प्रिसाइड करता है? स्पीकर, ठीक है। हमारे प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला, ठीक है। तो जो स्पीकर है वो प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करता है हमारे हाउसेस की बड़े ऑर्डरली मैनर में, ठीक है, एक तरतीबवार में इसको कंडक्ट करता है। और जब इलेक्शंस के रिज़ल्ट टेबुलेट हो जाते हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्म करनी होती है, तो उसको कम से कम हाफ ऑफ द नंबर जो होता है सीट्स का या उससे ज़्यादा, है ना, इतना उनको सिक्योर करना पड़ता है। यानी कि अगर 545 के हाफ़ किया जाए तो आपके कितना हो गया? नियर अबाउट 272, ठीक है। और ये मैजिक नंबर बोला जाता है, 272 नंबर इज़ द मैजिक नंबर। तो अगर आप इसका डबल करेंगे तो आपका 544 बन जाएगा, ठीक है। तो आप 272 मैजिकल नंबर आपको इलेक्ट करने पड़ेंगे हर उसको मेजॉरिटी फॉर्म करने के लिए। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इतनी सीट्स को सिक्योर नहीं कर पाती है, देन इट कैन फॉर्म एन अलायंस विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है। और लोगों को साथ मिलके और पार्टीज़ को साथ मिला के वहाँ पे अपने देश को चला सकती हैं। क्योंकि जितना सपोज़ करो कि किसी ने 250 सीट्स जीती, है ना, लेकिन हमें चाहिए 272, तो आप वो उन कुछ 100 सीट जीते हुए हैं जो लोग हैं उनको साथ गवर्नमेंट अपनी कोएलिशन कर लेगी, उनको साथ अपने मिला लेगी। अगर 272 से ज़्यादा उनको सिक्योर कर लेती है वो सीट्स, तो उसको बोलते हैं क्लियर मेजॉरिटी गवर्नमेंट, कि आपने क्लियरली उस लेवल को पार कर लिया है। 272 इज़ मिनिमम, और उससे ज़्यादा अगर पार कर लेते हैं, उसको जीत लेते हैं, तो वो क्लियर मेजॉरिटी गवर्नमेंट हो गया। तो नीचे लिखा गया है बेटा, इसको भी पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 334 क्लॉज बी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन provided for the nomination of 2 members of Anglo-Indian community in order to ensure the representation of House of the People and Legislative Assemblies of the states. With the Constitution 104 Amendment Act, January 2020, the implementation of this clause ceases. ठीक है, तो ये इम्प्लीमेंटेशन 2020 में 104 अमेंडमेंट में ये सीज़ हो गया था। आगे चलते हैं हम। पढ़ रहे थे हम सीट्स के बारे में, मेजॉरिटी के बारे में, ठीक है। अब जब ये पार्टीज़ के पास मेजॉरिटी ना हो, एक तो क्लियर मेजॉरिटी होगी, अगर उनके पास क्लियर मेजॉरिटी ना हो या मिनिमम मेजॉरिटी ना हो, तो फिर अपनी उसको फॉर्म करने के लिए क्या करेंगे? दूसरी पार्टीज़ को मैंने बताया था, उनको अपने साथ ऐड करेंगे, इसको बोलेंगे कोएलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो पॉलिटिकल पार्टी विच विन सम सीट्स फॉर्म द ऑपोजिशन, जिनके जो कंपैरेटिवली जो पार्टी
मेजॉरिटी नहीं फॉर्म कर पाती वो किस में आ जाती है, ऑपोजिशन पार्टी में, ठीक है। तो लार्जेस्ट अमंग देम इज़ द ऑपोजिशन पार्टी, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा जिसके पास सीट्स होंगी वो ऑपोजिशन पार्टी बन जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम राज्यसभा। लोकसभा में हमने पढ़ लिया, अब आते हैं हम राज्यसभा में। राज्यसभा जो हमारा अपर हाउस है पार्लियामेंट का, ठीक है, और इट रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट, ठीक है। ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, पार्लियामेंट में स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। और इसके अंदर 250 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि 233 जो इलेक्टेड होते हैं और 12 नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। जैसे आपकी लोकसभा में 2 नॉमिनेट करता था प्रेसिडेंट, राज्यसभा में 12 नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। दीज कैन बी, कैसे लोग होने चाहिए, ये किसी भी अच्छे एरिया में होने चाहिए, ठीक है। जैसे इन्होंने कोई भी कंट्रीब्यूशन किया होना चाहिए इनको, कोई अच्छा काम, कोई अच्छे आप एजुकेशनिस्ट होने चाहिए, अच्छे लिटरेचर हो सकते हैं ये, अच्छे आप कह सकते हो पेंटर्स हो सकते हैं। तो किसी भी फील्ड में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, ठीक है। आपने किसी भी फील्ड में इन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है तो उन लोगों में से इनको इलेक्ट किया जाता है, ये 12 मेंबर्स, ठीक है। तो राज्यसभा जो है परमानेंट हाउस है और इट डज़ नॉट गेट डिज़ोल्व आफ्टर फिक्स टर्म। तो राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है और एक फ़िक्स टर्म के बाद ये डिज़ोल्व नहीं होता है। लेकिन जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, वो दे आर इलेक्टेड बाय द MLAs, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो आपके स्टेट में से निकल के मेंबर्स आते हैं वो इलेक्ट करते हैं मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है। और 1/3 जो इसके मेंबर्स होते हैं वो हर 2 साल के बाद ये रिटायर हो जाते हैं। तो ईच राज्यसभा जो है MP हैज़ अ 6 ईयर टर्म, ठीक है। तो हर एक राज्यसभा का जो MP का टर्म कितना हो गया, 6 ईयर्स का। तो यानी कि अगर सपोज़ करो A ने 6 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं तो उसको वो रिटायर हो जाएगा, उसकी जगह किसी और को रखा जाएगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट साल में हो सकता है एक और किसी के 6 ईयर्स के टर्म कंप्लीट हो जाए तो वो रिटायर हो जाएगा। तो ऐसे ही चलता रहता है, हर 6 साल के बाद रिटायरमेंट होता रहता है। मतलब इनकी पुराने और नए का मिक्सचर इनके अंदर रहता है। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है हमारे इंडिया का, वो राज्यसभा का चेयरपर्सन होता है अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हमारा है इज़ द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा बाय वर्च्यू ऑफ हिज हर पोस्ट, ठीक है। क्योंकि उनकी पोस्ट की वजह से वाइस प्रेसिडेंट है तो वो चेयरपर्सन बनेंगे राज्यसभा के, ठीक है। आगे चलते हैं, फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट। जो हमारी पार्लियामेंट है वो कैसे स्टार्ट होती है, प्रेसिडेंट के एड्रेस से स्टार्ट होती है। और जो हमारा आर्टिकल 87(1) है वो ये क्या बताता है कि जब फर्स्ट सेशन होता है, कमेंसमेंट होती है फर्स्ट सेशन की जनरल इलेक्शंस के बाद टू द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, तो प्रेसिडेंट को दोनों हाउसेस को एड्रेस करना पड़ता है, ठीक है। और पार्लियामेंट इकट्ठे मतलब असेंबल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द कॉजेज़ ऑफ द समन्स, ठीक है। तो जैसे भी समन्स उनको दिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग वो सब इकट्ठे होते हैं, ठीक है। व्हेन डिड द फर्स्ट लोकसभा कन्वीन, बेटा इसका आंसर है 1952, ठीक है। तो अब आता है आपका क्वेश्चन आर। तो जैसे ही नाम से क्लियर है बेटा, क्वेश्चन आर का मतलब क्वेश्चंस पूछना। तो जैसे ही पार्लियामेंट सेशन शुरू होता है तो वो क्वेश्चन आर से शुरू होता है। इसमें जो मेंबर्स होते हैं अपोजिशन पार्टी के, ठीक है, और बाकी और मेंबर्स भी, वो मिनिस्टर्स को क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर को क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मिनिस्टर्स को उन क्वेश्चंस के आंसर देने ही पड़ते हैं, ठीक है। इस तरह से दे बिकम अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, ठीक है। वो पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल हो जाते हैं, मतलब वहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं, उनको एक दूसरे से वार्तालाप करने का टाइम मिल जाता है। जो अपोजिशन जो है वो मिनिस्टर्स को हमेशा अलर्ट रखती है, क्योंकि कभी भी कुछ भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसलिए मिनिस्टर्स को अलर्ट रखती है और मिनिस्टर्स को आंसरेबल होना पड़ता है लोगों के लिए, उनकी अपनी पॉलिसीज़, जो भी वो पॉलिसीज़ बनाते हैं उन पॉलिसीज़ के बारे में उनको लोगों को बताना होता है। तो लॉ मेकिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का
लॉ बनाना, जो लेजिस्लेचर का काम ही क्या है, लॉ बनाना, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है लेजिस्लेचर का। अब देख लेते हैं राज्यसभा के क्वेश्चन एंड आंसर्स क्या होते हैं उसमें। बेटा इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस हैं, स्टार्ड क्वेश्चंस, अनस्टार्ड क्वेश्चंस, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। जैसे नाम से ही क्लियर है बेटा, कोई स्टार्ड क्वेश्चन है तो इसको एस्ट्रिक का साइन लगा के ये इनको डिस्टिंग्विश किया जाता है बाकी क्वेश्चंस के साथ। जैसे आप कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जो है 15 क्वेश्चंस होते हैं जिनको हर रोज़ जो है लिस्ट किया जाता है। ठीक है, ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स जो होते हैं मतलब ओरली देने पड़ते हैं ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर। ठीक है, मतलब जो भी हाउस पूछेगा, जिससे भी पूछेगा वो उसको क्वेश्चन आवर के ड्यूरिंग, ऑपोजिशन ही पूछेगा रूलिंग पार्टी से, तो वो उनको ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्वेश्चन आवर उनको ये आंसर्स करने पड़ते हैं, उनको आंसर्स देने पड़ते हैं। दूसरा आ जाते हैं आपके अनस्टार्ड क्वेश्चंस। तो ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए आप उनको ऑपोजिशंस को जो ऑपोजिशन देती है तो गवर्नमेंट को रिटर्न आंसर्स देने पड़ते हैं मिनिस्टर्स को। ठीक है, जो एक तरह से एक टेबल में एक तरह से ले डाउन होता है एक टेबल की फॉर्म में, और ये क्वेश्चन आर के एंड में दिए जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस 160 होते हैं। ठीक है, और इनकी एक सेपरेट लिस्ट होती है, हर रोज़ 160 क्वेश्चंस लिखे जाते हैं जिनको क्वेश्चन आर के बाद इनको इन द रिटन फॉर्म देने पड़ते हैं इनके आंसर्स। फिर आ जाते हैं आपके शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। जैसे नाम से क्लियर है कि मतलब अभी पूछा और अभी आपको आंसर चाहिए। ठीक है, ये ओरली पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आर के बाद ही पूछे जाते हैं। जैसे एज द फर्स्ट टाइम इन एजेंडा देयर वाज वेयर देयर इज़ नो क्वेश्चन आर। ठीक है, जब कभी मतलब क्वेश्चन आर ना हो तब ये मेनली तब पूछे जाते हैं जब कोई शॉर्ट नोटिस पे दिए जाते हैं, क्योंकि स्टार्ड और अनस्टार्ड के लिए आपके फिर भी आपको एक टाइम पीरियड मिलता है कि आपको ये आंसर्स देने हैं, लेकिन इसके लिए कोई आपको टाइम नहीं पीरियड नहीं मिलता है, तो उनको गवर्नमेंट को आंसर करना है, पड़ता ही है। तो दीज मस्ट रिलेट टू द सब्जेक्ट मैटर कंसिडर्ड बाय द चेयरमैन। तो ये जो भी चेयरमैन सब्जेक्ट मैटर बनाता है उससे रिलेट होने चाहिए, टू बी ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस, क्योंकि इसलिए वो इनके आंसर्स उनको देने ज़रूरी होते हैं क्योंकि वो पब्लिक के इंटरेस्ट में ही पूछे जाते हैं। पब्लिक की इम्पोर्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं उनके आंसर्स जानने। नेक्स्ट कम्स योर पार्लियामेंट फॉर्म्स गवर्नमेंट। ठीक है, अब पार्लियामेंट कैसे फॉर्म करती है गवर्नमेंट? तो पार्लियामेंट एक लेजिस्लेचर है और एक एग्जीक्यूटिव भी फॉर्म करते हैं। ठीक है, जो लेजिस्लेटर हैं वो लॉज मेक करते हैं और एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, वो इन लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं। एग्जीक्यूटिव को आप किसी तरह से गवर्नमेंट से भी रिलेट कर सकते हो। ठीक है, इनके की लॉज बनाए लेजिस्लेचर ने, एग्जीक्यूट किसने किया? गवर्नमेंट ने। ठीक है, एज़ पर द रिज़ल्ट ऑफ द जनरल इलेक्शंस, जो पार्टी जिसके पास वो हाफ से ज़्यादा जो है सीट जिसने जीती होती हैं वो गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है, और प्राइम मिनिस्टर जो है लीडर होता है रूलिंग पार्टी का लोकसभा में, और फ्रॉम द अदर एमपीज़ इन द लोकसभा ही और शी इलेक्ट्स द टीम ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक टीम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, मिनिस्टर्स की, जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ उनको देते हैं, जैसे डिफेंस का दे दिया, एक्सटर्नल अफेयर्स का दे दिया, फाइनेंस का दे दिया, रोड्स का दे दिया, हेल्थ का दे दिया, है ना। तो इस तरह के अलग अलग उनको डिपार्टमेंट्स दिए जाते हैं जिनको उनको अच्छी तरह से चलाना होता है ताकि वो अच्छी गवर्नमेंट को भी चला सकें। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि ये जो लॉज को इम्प्लीमेंट किया जाए जो पार्लियामेंट ने उनको दिए हैं, और कौन करता है इनको इम्प्लीमेंट, है ना, मिनिस्टर्स के थ्रू, डिपार्टमेंट्स के थ्रू जो उनके अंडर आते हैं। ठीक है ना, तो हो गया ना, किसी न किसी तरह से गवर्नमेंट के साथ एग्जीक्यूटिव को देखा जाता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो अपने साथ जो भी मिनिस्टर्स को लेके चलते हैं वो इन लॉज को फॉलो करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये उनके अंडर आ जाता है। आगे पढ़ लेते हैं बेटा, इको फीड देख लेते हैं कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया 1986। ठीक है, ये पार्लियामेंट ने इनेक्ट इसलिए किया था ताकि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके
और इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं बेटा? लैंड, वाटर, एयर, ह्यूमन बींग्स एंड नेचर इन ऑल इट्स डाइवर्सिटी। ठीक है, तो अब आगे आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इलेक्शन कमीशन जो है आपके इंडिया में, वो ऑब्वियसली नेम से क्लियर है कि वो इलेक्शंस कमेंस करते हैं। ठीक है, कंडक्ट करते हैं इलेक्शंस हमारे कंट्री में। तो पार्लियामेंट को फॉर्म करने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या जिसको CEC बोलते हैं, वो कमीशन का हेड होता है। ही इज़ द हेड ऑफ द कमीशन। जो इलेक्शन कमीशन है हमारे इंडिया का, वो इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं हमारी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जो हमारे पूरे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंसी होती हैं, उनमें इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं बड़े ही फेज्ड मैनर, मीन्स अच्छे तरीके से। एक फ़ेज़ में इधर हो गए, दूसरे फेज़ में यहाँ पे फलानी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में हो गया, तो इस तरह से वो कमेंस करते हैं। इंडिपेंडेंस से पहले लोगों को, जो इंडियन लोग थे, मतलब अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो उनको बड़े अनइक्वली ट्रीट किया जाता था। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया था कि अब उनको देखते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या डिक्लेयर किया कि सब लोग इक्वल हैं। ठीक है, उनको इक्वली प्रिविलेजेस मिलनी चाहिए, फ्रीडम सबको मिलने चाहिए। तो ये बहुत ही फर्मली उन्होंने बड़ी स्ट्रांगली एडवोकेट किया है इस डिसीजन को कॉन्स्टिट्यूशन ने। बहुत सारी कम्युनिटीज़ थी, जैसे दलित्स थे, जिनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा, ह्यूमिलेशन फेस करनी पड़ी अपनी कास्ट की वजह से। वुमेंस को हमेशा पीछे रखा जाता था। ठीक है, उनको समझा जाता था कि वो पब्लिक लाइफ में के लिए कैपेबल नहीं है, करियर नहीं बना सकती। ठीक है, और उनको और बैकवर्ड कम्युनिटीज़ होती थी। ठीक है, at the par with the rest of the society, the constitution reserves some seats in the parliament for schedule। अब कम्युनिटीज़ को, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को मतलब अच्छे से इनको सबको लेवल में लाने के लिए उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा, कुछ सीट्स को रिज़र्व कर दिया पार्लियामेंट में, जैसे कि शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब्स की, ओरिजिनली बैकवर्ड क्लासेस की, और बैकवर्ड क्लासेस है ना, कास्ट की। ठीक है, इन सबको उन्होंने इनके लिए सीट रिज़र्व कर दी। अब ये जो कम्युनिटीज़ थी, इनको डर रहता था कि ये कभी न कभी भी लूज़ आउट कर देंगे और इनको पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा ओपन इलेक्शंस में। तो इसीलिए जो है पार्लियामेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है हमारे इंडिया का, और हमारी इंडियन सोसाइटी को रिफ्लेक्ट भी करता है, क्योंकि ये हमें रिप्रेजेंटेटिव्स देता है हमारे ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में से। ठीक है, जितने भी हमारे सेक्शंस हैं हमारी पूरी सोसाइटी में, वहाँ से हमें रिप्रेजेंटेटिव्स देता है। और हर एक कम्युनिटी, वेदर वो चाहे वो मेजॉरिटी है या माइनॉरिटी है, वो अपना जो ओपिनियंस हैं वो अपने फ्रीली सबको बता सकती है, और उनके वो ओपिनियन सुने भी जाते हैं। हर एक साल जो है हर एक कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो अपनी सीट्स को विन करते हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में, और इसीलिए जो रिच और पुअर का जो बैरियर है उसको ब्रेक करते हैं, एजुकेशन को बैरियर को ब्रेक करते हैं, क्योंकि कुछ एजुकेटेड हैं, कुछ इलिटरेटेड हैं, सो और मतलब जो भी डिफरेंसेस हैं उनको ब्रेक करते हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी है रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट में जो डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी जो रिप्रेजेंटेशन होते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट, ये यूनिक फीचर है हमारे कंट्री का। नेक्स्ट इज़ कंसिडर। क्या कंसिडर करेंगे कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो क्या ऑर्गेनाइज़ कर देता है, मतदाता महोत्सव इवेंट। क्यों ऑर्गेनाइज़ करता है, ताकि वो वोटर्स और सिटीजन्स को इन्वॉल्व कर सके। ठीक है, हर स्फीयर ऑफ लाइफ में जो है उनको इन्वॉल्व कर सके, चाहे वो वुमेन है, चाहे वो यूथ है, चाहे वो डिफेंस पर्सोनल्स हैं, चाहे वो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, चाहे पर्सन कोई डिसेबिलिटीज़ है किसी के अंदर, चाहे वो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं। ठीक है, तो इन सब के अंदर उनके अंदर ये सेंस डालते हैं कि वो ऑल इंक्लूडेड है इसमें, उनके अंदर अवेयरनेस डालते हैं। और किसके बारे में अवेयरनेस डालते हैं, इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में, और स्वीप को स्ट्रेंथन करते हैं। स्वीप क्या है बेटा, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम। ठीक है, कि सिस्टमेटाइज वोटर्स, ठीक है, और एजुकेशन उनको देना, एज वेल एज
उनका इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन, इस तरह के जो है इसका शॉर्ट फॉर्म है स्वीप। तो ये सब चीज़ें कंसिडर की जाती हैं हमारे इंडिया में। आगे चलते हैं। जो वोटर्स हैं, फर्स्ट होस्ट नेशनल एग्जीबिशन टू शोकेस वेरियस डायमेंशंस ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट, इलेक्टोरल रोल, IT, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, mobilization of personnel and resources, voters, education, election material, expenditure, monitoring and many more। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें वोटर्स के अंदर सब लोग आ जाते हैं। A walk through the complete electoral process from registration to voting is given for the voters to comprehend their duty and right of adult franchise better। ये तो पूरा एक इलेक्टोरल, आप देखा होगा कि एक रोल होता है, बड़ा लंबा सा कागज़ का एक रोल होता है जिसमें सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन से लेके वोटिंग तक सब कुछ उसमें कंप्लीट उसमें डिटेल दिया होता है, जिसमें जो लोग हैं अपनी ड्यूटीज़ को, अपने राइट्स को जो है, अपने जो एडल्ट फ्रेंचाइज है उसको बेटर समझ सकें। ठीक है, तो वाई डज़ द इलेक्शन कमीशन ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज़ लाइक मतदाता महोत्सव, ताकि लोगों को उनके जो है अधिकारों के बारे में नॉलेज दे सकें, ताकि वो बेटर परफॉर्म कर सकें। ठीक है, व्हाट डज़ मतदाता महोत्सव मीन्स, नाम से ही क्लियर है कि आपको इलेक्शन के लिए, आपको इन नॉलेज देने के लिए जो सेलिब्रेशंस की जाती हैं उसको मतदाता महोत्सव बोला जाता है। नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड कनेक्ट। जब इंडिया में ये सब चीज़ें हो रही, वर्ल्ड कनेक्ट में क्या है कि वुमेन जो पार्टिसिपेटिंग मोर इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्रीज़, कि वुमेन जो है कंट्रीज़ को गवर्न करने के लिए और ज़्यादा पार्टिसिपेट करने लगी हैं। जो रीजनल एवरेज ऑफ वुमेन इन बोथ द हाउसेज इन द वर्ल्ड पार्लियामेंट एज़ पर इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन इन जनवरी 2019, वो कौन सी हैं? अब नॉर्डिक कंट्रीज़ में, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन एंड ऑल आ जाते हैं, इसमें 44% वुमेन है। अमेरिका में 30.8% है वुमेन। यूरोप में 28.1% है। सब सहारन अफ्रीका में 24.1 है। एशिया में 19.7 है। मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका में 16.8 हैं। पैसिफिक में 19.5 हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? नॉर्डिक कंट्रीज़ में। सो विद दिस वी एंड विद द चैप्टर। यू कैन रिकॉल इट बाय दिस फ्लो चार्ट। इंडियन पार्लियामेंट, इसमें इलेक्शंस क्यों होते हैं, सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, पार्लियामेंट, इंडिया की पार्लियामेंट में फॉर्मेशन ऑफ द पार्लियामेंट होती है, फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट होती है। फॉर्मेशन ऑफ द पार्लियामेंट में दो हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। और फंक्शन क्या करती है पार्लियामेंट? क्वेश्चन आवर होता है, इलेक्शन कमीशन होता है इंडिया में, और रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट। तो विद दिस वी एंड विद द चैप्टर। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द चैप्टर very nicely and it was not a difficult chapter. Good day to you all.